अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसको आप 14 चैप्टर भी कह सकते हैं। यह कंप्लीट चैप्टर आज ही पढ़ेंगे और आज ही तैयार करेंगे। अभी के अभी तैयारी और याद भी हो जाएगा और टेंशन फ्री हो जाना आप पहला चैप्टर पढ़कर। जो जी, इसको हम शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से इंटरनल क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे। चैप्टर आपका तैयार तो जाएगा। बोर्ड के हिसाब से मैं आपको तैयार करवाऊंगा। जिन बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हमारे पास से, तो उनके लिए ये काफ़ी आसान रहेगा, उनके लिए ये रिवीजन है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं जल्दी जल्दी चैप्टर को एंड कर लें, तो उनके लिए ये हिसाब बहुत ही अहम है और इसी से इनका चैप्टर तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा, उसके बाद हम ऑल क्विक चेक्स भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी। ये मैं पक्का बता रहा हूं कि एग्जाम के अंदर इससे बढ़कर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन आज को आपको अभी के अभी या आज ही तैयार होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द रोल ऑफ केपीटी? केपीटी का क्या रोल है? केपीटी मतलब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। थ्योरी का मतलब एक ऐसी बहस जो बताती है मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, कि वो मूव कैसे करते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि लिक्विड, सॉलिड, गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में बताती है। अब आप लोग ये कहेंगे सर इसका जवाब लिखना कैसे है? तो इसका जवाब आप भी लिखना है। आपको नोट्स दिए जाते हैं साथ साथ और आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको भी अभी के अभी रिवाइज भी करवाऊंगा ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रोल या इंपॉर्टेंस। यानी कि आपका रोल आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए, एडवांटेज आ जाए, ये किस काम आती है। यानी आपके दिमाग में कुछ ऐसा सवाल है, तो जवाब में आपने बस ये लिखना है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन्स, ये सिर्फ ये ही नहीं बताती कि वो तमाम लॉज जो गैस, जिसको गैस फॉलो करती है, ये लॉज हम जाके पढ़ेंगे। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ जो आपकी बुक में दिए गए हैं, इनके बारे में बताती है। बल्कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन, ये बताती है कि किस तरह से बने हैं कौन, लिक्विड एंड सॉलिड, इवन के गैस। ठीक है, तो बात यहां पर यह है, गैस के बारे में पहले बात आ चुकी है गैस लॉस की शक्ल में। अब बात यहां पर यह आती है कि तमाम पार्टिकल चाहे वो किसी भी स्टेट से हों, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको एक्सप्लेन करती है ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। फिर लिखता है इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स। आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है, या गैस को वापस लिक्विड या सॉलिड में चेंज करना है, इस सब के बारे में ये वाली थ्योरी बताती है। तो अब आपके पास समझ में आ गया कि आपने इसको लिखना कैसे, समझ भी आ रही है साथ साथ, और लिखने का तरीका भी आपको बता रहे हैं जो आपने बोर्ड में लिखना है। फिर उसको बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। बेसिकली जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं वो थ्री टाइप्स के हैं। अगर वो घूम रहे हैं तो रोटेशन है, अगर वो अपनी एक ही जगह पर रहते हुए हिल रहे हैं तो वाइब्रेशन है, और अगर वो सीधी सीधी हरकत कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन है। इसको आपने जस्ट सिंपली ऐसे ही लिखना है, या आपके पास बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, येलो पैराग्राफ है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखता है कि molecules present in a gas and a liquid shows all three types of movement। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल ये मूवमेंट शो करते हैं। कौन कौन सी मूवमेंट है? ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों मूवमेंट्स का आपने नाम लेना है और बात खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। भाई एक सिस्टम है, सिस्टम से मुराद एक बीकर ले लें, एक प्लेट ले लें, जो चीज़ आपके सामने है और उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो गैस के मॉलिक्यूल अगर हरकत कर रहे हैं, तो हरकत करने की वजह से जो उनमें तवानाई है यानी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड्स के जरिए से जुड़े हुए हैं, उन बॉन्ड्स को एज अ पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जितनी भी किस्म की एनर्जीज हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उन सब का सम कर लो, जमा कर लो, तो वो इंटरनल एनर्जी है। और बेसिकली हम मूवमेंट्स को काइनेटिक एनर्जी और जो आपके पास ठहरे हुए मॉलिक्यूल हैं बस उनमें बॉन्ड मौजूद हैं, उनको पोटेंशियल एनर्जी से शो करते हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो भी क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। तो देखो हमारी बुक में कैसे लिखा है, ये जो बोर्ड में आपने लिखना है उस तरह से लिखने का तरीका है। तो लिखता है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी। इट इंक्लूड्स द काइनेटिक एनर्जी नंबर वन एंड द पोटेंशियल एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी है वो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वो सारी बॉन्डिंग्स होंगी जो हम पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। और अगर हम हीट बढ़ा दें, हीट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की हीट यानी सिस्टम की एनर्जी हीट की वजह से बढ़ सकती है। तो ये आपने सारा लिखना है, आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है सॉलिड और उसको आप गर्म करते हो तो कुछ देर के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाता है या कह लो लिक्विफाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और इस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी सिंपली यू कैन से दैट when a solid changes to the liquid at specific temperature, that temperature is called melting point। ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन हमारी बुक ने जिस अल्फाजों का इस्तेमाल किया है हम उन अल्फाजों में भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, जब आप गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी, सॉलिड के मॉलिक्यूल पहले से वाइब्रेट कर रहे थे, अब और तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। At a particular temperature, the vibrational motion becomes so fast that it overcomes the cohesive forces। कोहेसिव का मतलब है चिपकाकर जोड़ कर रखने वाली ताकतें। कहते हैं ये वाइब्रेशन इतनी तेज हो जाएगी कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो ताकत जो मॉलिक्यूल को आपस में चिपका के जोड़ के रखे हुए थी वो टूट जाएगी। और फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट दिस टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। और ये टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये एक बोर्ड के हिसाब से एक अच्छा आंसर है जो आपकी बुक में ऐसा लिखा था, तो मैंने इसको भी समझा दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड। भाई जाहिर सी बात है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप उसे हीट दोगे जैसे मैंने समझाया तो उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल आज़ाद हो जाएंगे और उनको मेल्टिंग यानी मेल्टेड फॉर्म कहेंगे, यानी वो उसकी मेल्टिंग हो गई है या आप कह लें वो अब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। तो आपने देखा गर्म करने से क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अचानक से मेल्ट हो जाए सारा का सारा लिक्विड, जैसे आइस आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर पानी में चेंज होती है। तो इसी तरह से हमारे पास एक्चुअली एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर मेल्टिंग स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्टिंग का टेम्परेचर पे रुक जाता है और सारा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है। अब इसी चीज़ को बुक ने कैसे लिखा वो मैं आपको समझा देता हूँ। दिखाएं भी, लिखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड। तो उसका जवाब एक पैराग्राफ है, तो यहाँ पे लिखा है कि हीटिंग अ सॉलिड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने भी कहा कि मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज तेज हरकत करना शुरू कर देंगे। एंड टेम्परेचर दैट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और पार्टिकल के दरमियान जो ताकत है वो टूटने लगेगी जो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखती थी। फर्दर हीटिंग द सॉलिड, अगर आप उस सॉलिड को अभी भी क्या करते रहें, गर्म करते रहें, तो इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, और फिर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। डज नॉट इंक्रीज इस टेम्परेचर, और जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी जैसे कि पानी जीरो पे मेल्ट होता है तो जीरो से एक टेम्परेचर नहीं होगा, हालांकि हम गर्म करते रहेंगे। क्यों? इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, क्योंकि इस वक्त में सारा सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में चेंज हो रहा है और जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा टेम्परेचर 0 से 1 पर नहीं जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इवापोरेशन। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक लिक्विड है वो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास फर्श पर एक पानी पड़ा है, यानी पानी की कुछ मकदार, आपका पानी गिर गया है, गिलास गिर गया है या पहले से बारिश आ गई है, तो वो वहाँ नहीं रहेगा। कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के बाद, ज़्यादा पानी है तो एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। कहाँ गया? उड़ गया। इसको ही एवापोरेशन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवापोरेशन। सिंपल सी बात यह है। तो हमारी बुक ने इसको कुछ इस तरह से लिखा है, कहता है डिफाइन एवापोरेशन। तो सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट, यानी एक लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड से बाहर आते रहते हैं फ्रॉम द सरफेस, लिक्विड की सतह पर से। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर हम एक बात ये कहते हैं कि आपसे पानी गिर गया ज़मीन पर, तो आप क्या करें, वाइपर लगा दें। वाइपर लगाने से पानी को फैला देते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो वो जल्दी से आपको उड़ता हुआ महसूस भी होगा कि अभी तो हमने वाइपर मारा था, पानी कहाँ गया। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस से लिक्विड के पार्टिकल उड़ जाते हैं।
ठीक है, लेकिन ये अमल सर्दी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, एट ऑल टेम्परेचर। एंड सच एन escape ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इस तरह से पानी के उड़ जाने को इवेपोरेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हाट डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब इवेपोरेशन हो रही है, अगर आप गर्म करना जारी रखो तो इवेपोरेशन जल्दी होगी। जब इवेपोरेशन होगी तो वेपर बनेंगे, वेपर एक प्रेशर बनाएंगे, वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब लिक्विड ऊपर उड़ना चाहता है वेपर की फॉर्म में, और ऊपर से हवा उसको दबाना चाहती है कि वो ना निकले। अगर ऐसा ना हो तो कोई लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फौरन इवेपोरेट हो जाएगा, यानी सारा ही उड़ जाएगा। तो अब मुकाबला होता है, अगर आप हीट देना जारी रखेंगे तो वेपर्स उड़कर इतने ज़्यादा प्रेशर बना लेंगे कि अब वो बाहर निकलने के काबिल हैं। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को ऐसा ही डिफाइन करते हैं, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, देन द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है जी। तो यहाँ हमारी बुक कैसे लिखती है, ये डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जवाब आपने कुछ ऐसा लिखना है, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का वो दर्जा हरारत विच at which its vapor pressure becomes equal to the external या atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वही तारीफ जो मैंने बताई है वही आपने कर लेनी है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बहुत तफसील के साथ, वो आप पढ़ेंगे तो जो अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका जवाब वही है, यानी ये सवाल अगर देखा जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से था, जबकि यहाँ पे जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड बताया था तो इन दोनों में काफ़ी हद तक मुमासलत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक टेम्परेचर वो है जिसके ऊपर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा, वो मेल्टिंग टेम्परेचर है, और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बेशक आप हीट दे दें उस वक्त तक के लिए जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से एक लिक्विड को जब आप गर्म करते हैं तो जब वो बबल बनना शुरू होते हैं, बॉइलिंग होना शुरू होती है, तो अचानक सारा लिक्विड गायब नहीं हो जाता, चाय पककर गायब नहीं हो जाती, बल्कि या दूध उबलना शुरू होता है एक खास वक्त में, तो वो उबलने का जो अमल शुरू हुआ है, एट दैट टेम्परेचर बॉइलिंग स्टार्ट्स एंड द टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब आप हीट देते रहें बेशक, लेकिन अब टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ेगा। यही सवाल है कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता। अगर टेम्परेचर 100 हो गया है पानी के लिए तो वो 101 क्यों नहीं हो रहा, हालांकि बॉइलिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपने ये कहना है कि जब तक कि सारा लिक्विड बाहर नहीं निकल जाता बॉयल होकर, उस वक्त तक टेम्परेचर 100 ही रहेगा फॉर द वाटर। फॉर एवरी लिक्विड द स्पेसिफिक टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, हम पानी के एतबार से बात कर रहे हैं। पानी का टेम्परेचर जब 100 हो जाता है तो 101 नहीं होता जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपर्स में, गैस फेज में ना चला जाए। ठीक है, तो आपने कहना है कि अब जब टेम्परेचर 100 हो जाता है तो उसके बाद दी जाने वाली हरारत सिर्फ मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, यूटिलाइज हो जाती है, ना कि वो अंदर हीट की शक्ल में ट्रैप हो। इसलिए थर्मामीटर हमें नहीं बताता कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यही बात हमारी बुक ने कुछ ऐसे लिखी है कि वाई डज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका जवाब आपने देना है कि, कहता है एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फॉर्म। यानी अब लिक्विड गैस की शक्ल इख्तियार कर रहा है एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को अब कांस्टेंट तस्वर करें, मतलब 100 से ऊपर ना जाए। इन अदर वर्ड्स द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्स। ये आपका एमसीक्यू भी है। तो सिर्फ दी जाने वाली हरारत क्या कर रही है, बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये जी आपके पास एक सवाल का जवाब था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होती है, अब उलट अमल है। उलट अमल से मुराद ये है कि वेपर्स बन गए हैं, गैस बन गई है। अब वो गैस के पार्टिकल अगर करीब आ जाएं ठंडा करने पर या ठंडा होने पर, जैसे कि ऊंचाई पे ऐसा हो सकता है, तो वो आपस में मिलकर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे कि बारिश, और फिर वो नीचे बरसते हैं। तो वो यही कहता है कि कंडेंसेशन क्या है। तो आप सिंपल से कहेंगे कि वाटर वेपर्स का या वेपर्स का या गैस का वापस ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में तब्दील होना कंडेंसेशन कहलाता है। और आपने इसको कैसे लिखना है, आपने डिफाइन कंडेंसेशन, आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम हो जाता है द इंक्रीज्ड
अट्रैक्शन, तो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज, इस तरह मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाते हैं जितने कि लिक्विड के होते हैं और ये लिक्विड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस तरह से हमने कंडेंसेशन को डिफाइन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीटिंग कूलिंग कर्व्स। कर्व कहते हैं एक ग्राफ को, एक कह लो कि एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ किए गए ऐसे ग्राफ को जिसमें कुछ पैरामीटर्स हों, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि टेम्परेचर। इसके बारे में हमें तफसील से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आप अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करें, बस हम ये बता रहे हैं कि अगर हम हीट करते जाएं या हम ठंडा करते आएँ तो जो भी गैस से उल्टा चले, लिक्विड और सॉलिड, ये कूलिंग कर्व है। और अगर हम वापस चलें, गर्म करना शुरू करें, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये हीटिंग कर्व है। तो हमारे पास जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो आपने कुछ ऐसे करनी है। डिफाइन हीटिंग कूलिंग कर्व्स, तो लिखता है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी लिक्विड का सॉलिड, सॉलिड का गैस या गैस का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। कैन बी अंडरस्टूड, इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सच अ ग्राफ इज कॉल्ड हीटिंग कूलिंग कर्व, और इसी को हम हीटिंग कूलिंग कर्व कहते हैं। कर्व कह लें, ग्राफ कह लें, आपकी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ये है कि अगर हम एक सॉलिड को गर्म करें या सॉलिड को गर्म ना भी करें, आम टेम्परेचर पे भी ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली चेंज होता है, कहाँ से, अपनी सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बगैर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे आपके ट्रंक में, बॉक्स में, गंदम के ड्रम के अंदर, कपड़ों के बॉक्सेस के अंदर छोटी सी गोली डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन बॉल्स आपको कुछ अरसे के बाद खत्म होती नजर आती हैं, यानी वो उड़ गई, तो सॉलिड से वेपोराइज हो गई। तो इस अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो हमारी बुक इसको ऐसे लिखती है कि नंबर 1 यहाँ पे लिखा है सब्लिमेशन, तो हम ये लिखते हैं द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वेपर्स, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर्स, यानी सॉलिड वेपर में चेंज हो गया है विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट हुए बगैर, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये आपके पास बेसिकली डेफिनेशन है और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल भी दी है। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ठंडी हालत को ड्राई आइस भी बोलते हैं। कहते हैं चेंज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली चेंज होती है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में एट रूम टेम्परेचर विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू द लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में जाए बगैर वो गैसियस फेज में चेंज हो जाती है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इसकी डेफिनेशन भी हो गई और साथ साथ एग्जांपल भी हो गई। वेयर डज द एनर्जी कम नीडेड फॉर सब्लिमेशन, यानी एक सॉलिड वेपर में चेंज हो गया है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से आती है। तो हमारी बुक ने ये लिखा कि जैसे कि लिक्विड में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल हरकत करते हैं और वेपराइज हो जाते हैं, तो वेपोरेशन के लिए भी एनर्जी ज़रूरत होती है और वो सिस्टम में मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी सॉलिड का चेंज होना गैसियस स्टेट के अंदर एनर्जी रिक्वायर करता है, वो एनर्जी सिस्टम में कुछ ना कुछ मौजूद होती है पहले से, और बाकी एनर्जी बाहर से ली जाती है। तो इसको हमारी बुक ने कुछ ऐसे लिखा है, वेयर डज द एनर्जी नीडेड फॉर सब्लिमेशन कम फ्रॉम, भाई एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो लिखता है जस्ट लाइक द इवेपोरेशन, जैसे इवेपोरेशन में होता है, द एनर्जी नीडेड फॉर सब्लिमेशन ऑल्सो कम फ्रॉम विद इन, यानी वो अंदर से आती है द सब्सटेंस के, और विच देन अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और फिर बाहर से भी अब्जॉर्ब की जाती है। दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और ये एनर्जी काफ़ी होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और इस तरह से वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, फिलहाल यही बात आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है और वो क्या है, वो है स्टेट द बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो गैस को डिफाइन करता है। तो गैस को डिफाइन करने के लिए मतलब आप क्या कह सकते हो कि भाई एक लॉ बनाया गया, एक लॉ नहीं है, कई लॉज हैं, तो फिलहाल बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। एक लॉ बनाया गया जिसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा, तो वो जब एक्सप्लेन करेगा उसके बारे में सारे एक्सप्लेनेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, और बिल आखिर उसको हमने क्लोज कर दिया एक तरह की छोटी सी स्टेटमेंट में। तो हमेशा याद रखिएगा कि लॉ की एक स्टेटमेंट होती है, ना कि डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन आता है डिफाइन नहीं बल्कि स्टेट द बॉयल्स लॉ, तो अक्सर लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ये 2 नंबर का सवाल है, या कह लें शॉर्ट क्वेश्चन है, और पूरा सवाल अगर लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शॉर्ट के अंदर जो बुक के आखिरी हिस्से हैं लॉज के, वो आप कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखो क्या है यहाँ पर,
The law, yeah, this law states that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. यानी बेसिकली अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस पर उतना गैस कम जगह में आ जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये आपने लिखना है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट, वो भी इसी तरीके से चल रहा है, उसके अंदर भी वॉल्यूम का जिक्र है। तो उसको हमने ऐसे करके लिखना है। कैसे? देखें, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जो होता है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी एक गैस के खास मास का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। मतलब अगर आप गैस को, किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस को अगर गर्म करना शुरू करोगे तो क्या होगा, वो गैस फैलने लगेगी। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम बढ़ जाना। तो फिर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर को आपने केल्विन स्केल में ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और वो कहता है स्टेट द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ के बारे में लिखो। तो ये लॉ असल में नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल का वॉल्यूम के साथ एक ताल्लुक है। वो कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैसेस, आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम सेम है अगर, तो मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उनके मॉलिक्यूल की तादाद भी सेम होगी। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को तब्दील नहीं करते। और उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो एन को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी कंडीशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन। भाई पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी अपने नोट्स के अंदर। तो लिखता है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैसेज आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल हैं वो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट, मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। देखो आप ही सोचो, मैं आपको समझा देता हूँ कि समझो ये जो मेरी उंगलियां हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल तो हरकत कर रहे हैं, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के करीब आएगा, इसे धक्का देगा, ऐसे ये इसको धक्का देगा, ये साथ वाले को धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, ये धक्का देते 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 पार्टिकल एक दूसरे से टकराते टकराते एक दूसरे को फैला देंगे, और वो गैस पार्टिकल जो करीब थे अब वो दूर होते होते सारे रूम के अंदर फैल जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर थोड़ी बताने की कोशिश की है, क्योंकि रैंडम मोशन है, हरकत मुसलसल हो रही है और मुख्तलिफ डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए पार्टिकल हर जगह पे फैल जाएंगे और इंटरमिक्स हो जाएंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हमारी बुक ने इन्हीं अल्फाजों में लिखा है और हमने भी इन्हीं अल्फाजों में ही आपको जवाब दिया है। बुक में सच लिखा है, बस सवाल और जवाब मैंने अलग कर दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इन ड्रग मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बुक ने लिखा कि इंसान के अंदर जो मेडिसिन होती है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो इसका ताल्लुक रेट ऑफ डिफ्यूजन से कैसा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है डिफ्यूजन या डिफ्यूजन करने की कह लो या डिफ्यूजन होने की रफ्तार, यानी मॉलिक्यूल के स्प्रेड होने की रफ्तार। तो हमारी बुक में ये छोटा सा पैराग्राफ है आखिर में, ये आप नोट करें क्या लिखता है। रेट्स ऑफ डिफ्यूजन प्ले क्रूशल रोल, भाई बड़ा अहम किरदार है इनका। किसके अंदर? इन डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, उस खुराक का, उस मेडिसिन का जो आपने खाई है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैलने का, यानी पूरी बॉडी में मेडिसिन के फैलने का जो इन्हसार है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन पर है। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंश्योर दैट एसेंशियल सब्सटेंसेस, जो खास सब्सटेंसेस हैं, मेडिसिन के सारे हिस्से काम के नहीं होते, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा काम का होता है जो रियल में वो मेडिसिन है, या कह लें उसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में मेडिकेमेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें और भी होती हैं जो मेडिसिन को शेप देती हैं, मेडिसिन को पैलेटेबल बनाती हैं, निगलने के काबिल बनाती हैं, उसको महफूज रखने के काबिल बनाती हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा चलें, वो मेडिसिन का वो हिस्सा जो बहुत ही ख़ास है वो क्या करेगा, कहते हैं रीच देयर टारगेट, वो उस जगह तक पहुँचेगा जहाँ तक उसे पहुँचाना है, क्विकली, जल्दी से पहुंचेगा। कब? विच इवेंचुअली हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। कब पहुंचेगा? जब रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। तो यही बात वो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इस तरह अहम है। अगर सपोज कीजिए हम एक ऐसी खुराक खाते हैं जिसका आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना ज़रूरी है, तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सुस्त रखना होगा, और अगर हमें जल्दी से असर दिखाना है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन
हाई रखना होगा। ये हम डिपेंड यानी हम पर डिपेंड करता है कि हम मेडिसिन को कैसे बनाते हैं। अगर आपने कैप्सूल देखा है, अगर आपने एक टैबलेट देखी है, तो इनमें फ़र्क होता है। ठीक, बहरहाल वो हमारी बुक में नहीं है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं और क्विक चेक्स के ऊपर कि क्विक चेक आप कैसे करेंगे। तो हमारे पास ऑल क्विक चेक्स में पहला क्विक चेक है 14.1, अपनी बुक से भी आप निकाल सकते हो और वहाँ से देखो। फिर इसके बाद देखो कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी मोशन, या आप पढ़ लेंगे, पार्टिकल्स की जो सीधी सीधी हो जाती है वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट पाथ, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है is the average kinetic energy possessed by the particles of a gas in a liquid the same at the same temperature। कहता है कि अगर हमारे पास लिक्विड है और गैस है, वो सेम टेम्परेचर पे पड़े हैं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। उसका जवाब है यस। ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज द सेम एट द सेम टेम्परेचर। यानी बिल्कुल वही जवाब दोबारा लिख दिया मैंने, बस आपने ये लिख देना है आखिर में कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से है, ना कि इस बात से कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्विक चेक, मतलब क्विक चेक 14.2 Why does water vapor at 100 डिग्री सेल्सियस cause more severe burn। यानी वेपर ज़्यादा जला देते हैं हाथ को एज कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मौजूद हो। मतलब टेम्परेचर सेम है, लेकिन वेपर ज़्यादा हाथ को जलाते हैं या स्किन को जला देते हैं। तो उसकी वजह ये है, एक सवाल आपने याद करना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एक ऐसी हीट की मकदार है जो ज़्यादा होती है। आसान लफ्ज़ों में कहो तो वेपर में हीट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग लिक्विड, और वेपर की इस हीट का नाम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, या आप अगर आपको मसला हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हो। और जब ये वेपर हमारे हाथ को, स्किन को टच करते हैं, तो ये वो हीट रिलीज़ कर देते हैं और इस तरह से हाथ ज़्यादा गर्म हो जाता है और बर्निंग का अमल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन द समर। कहता है हम समर में कॉटन पहनते हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। क्यों? तो कहता है कॉटन क्लोथ्स अब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीना जज़्ब कर लेते हैं। इस तरह उस पसीने, यानी पसीने में पानी होता है, वो इवेपोरेट करता है और इवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है और इस तरह से हमें अच्छा लगता है। जैसे कि कॉटन में ज़्यादातर आप समझ लें कि अगर आप लड़के हैं तो आप बनियान पहनते हैं, इनर वेयर्स पहनते हैं, वो कॉटन के होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो पूरे कपड़े ही कॉटन के पहनते हैं। इस तरह से ज़्यादा, यानी अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हो जो थोड़े मोटे हों और नीचे आपने पहना हो इनर वेयर या बनियान पहना हो कोई, तो वो ज़्यादा ठंडा रखता है एज़ कम्पेयर टू द कोई और कपड़े पहने हो और आपने इनर वेयर ना पहना हो। अच्छा, बहरहाल समझ आ गई होगी बात को। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लिखता है जी क्विक चेक। अब इस क्विक चेक नंबर 14.3 में लिखता है डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। मतलब हम ये समझ कर चल रहे हैं कि जब ये हमारे पास एक पैमाना है, इसमें पानी पड़ा हुआ है और इवेपोरेशन हो रही है, मतलब वेपर बाहर निकल रहे हैं, क्या इस दौरान इर्द गिर्द ठंडक पैदा होगी। अगर हम ये सोच के चलते हैं तो वो कहता है यस। ठीक है, यस का मतलब ये हुआ कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। यानी कि जाहिर सी बात है, जब हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो पीछे वो मॉलिक्यूल रह जाते हैं जो लो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, और इस तरह से बाहर की हीट अंदर ट्रैवल करती है, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो इर्द गिर्द का माहौल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये वाली बात हमने समझी कि यस, हाँ, पैदा होगा ड्यूरिंग। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, ये मैंने समझा भी दी थी आपको जब इवेपोरेशन का प्रोसेस समझ रहे थे। नेक्स्ट आपके पास आता है डज आइस सबलाइम। क्या आइस उड़ जाती है? कैसे उड़ जाती है? जैसे कि ये हमारे पास एक आइस क्यूब है, क्या ये आइस क्यूब पिघले बगैर, पानी में तब्दील हुए बगैर, क्या वो वेपर में चेंज हो जाएगी? तो ये आपके पास वेपर कह लो या क्या कहते हैं गैस कह लो, में चेंज हो जाएगी। तो इसका जवाब है यस, आइस कैन सबलाइम स्लोली। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो सकती है। देखो दोनों प्रोसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखोगे कि आइस पड़े पड़े उठ जाएगी और लिक्विड नहीं बनेगा, मतलब ऐसा नहीं है। अगर आइस पड़ी है तो उसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब सब्लिमेशन भी हो रही है, वो डायरेक्टली चेंज हो रही है किसके अंदर, वेपर में, और वो लिक्विड में भी चेंज हो रही है। तो ये सोच के चलोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा फिर अब आइस कैन सबलाइम स्लोली अंडर सूटेबल कंडीशन बाय चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी गिव वन एग्जांपल
ईच ऑफ द सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। सब्लिमेशन और डेपोजिशन की एग्जांपल बताओ। सब्लिमेशन में बात यह है कि जो सॉलिड है वो चेंज होता है किसके अंदर, वेपर में, या कह लो गैस के अंदर, बल्कि आप सॉलिड को गैस के नाम से लेके चलो। अगर वाटर की बात हो रही हो तो वेपर कहना सही रहता है। और डेपोजिशन का मतलब ये होता है कि उलट चल रहे हो, मतलब गैस से सॉलिड। तो एक एग्जांपल दो जो बुक में नहीं हो। तो इसकी पहली एग्जांपल जो आपके पास आती है बेटा वो है सब्लिमेशन की, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, वो भी डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड से वेपर में। और डेपोजिशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्नो फ्रॉम वाटर, यानी जो हवा में नमी होती है वेपर की शक्ल में, वो शदीद ठंड के अंदर क्या हो जाती है, वापस चेंज हो जाती है सॉलिड क्लाउड। यानी सॉलिड का मतलब जैसे क्लाउड से आइस क्रिस्टल आ सकते हैं, यानी जिसे हम बर्फ़ के गोले कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर तो पानी जब उड़कर गया था तो वेपर था, ऊपर बादल में, यानी जहाँ बादल बने वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, उस ठंड के नतीजे में जो चीज़ गिरी वो बर्फ़ के ओले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर ऊपर गए यानी गैस, वो चेंज हो गए किसके अंदर, सॉलिड में। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेपोजिशन। तो दोनों बातें हमने यहाँ पर कर ली है, समझ कर भी आपको बता दिया था कि समझ कैसे सकते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्विक चेक के अंदर 14.4, हाउ डज अ गैस एग्जर्ट प्रेशर, एक गैस कैसे प्रेशर लगाती है। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैस पार्टिकल्स मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, यानी वही पुरानी वाली बात है कि मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहां जाकर वो टकराते हैं यानी कि वहां पर एक फोर्स लगाते हैं खास एरिया पर, तो उसका नाम प्रेशर है। तो गैस के पार्टिकल टकराने पर प्रेशर पैदा करते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है कि when these particles collide with the wall of the container they exert force on them producing the pressure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the volume of a gas change when the temperature is decreased, प्रेशर एंड मास कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास एक लॉ बन गया है कि अगर आपको ना समझ में आए, बात हो रही है वॉल्यूम की ऑफ गैस और टेम्परेचर की, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है आपको याद होगा। तो व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज, तो मॉलिक्यूल भी ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। द पार्टिकल मूव मोर स्लोली, स्लो जाएंगे, एंड कम क्लोजर, करीब करीब आ जाएंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है, जान छूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक चेक, ये आपके पास 14.5 है। तो क्वेश्चन कहता है विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज एट फास्टर स्पीड, कौन सी गैस है जो ज़्यादा तेज दौड़ेगी या डिफ्यूज करेगी, एंड विच will diffuse at slowest speed under the similar conditions of temperature and pressure। ठीक है, तो कौन सी गैस तेज और कौन सी गैस सुस्त है, इसमें आपने देखना है जो गैस मोटी यानी भारी है तो, और जो पतली है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैंने मोटे और पतले का या कह लो भारी और हल्के का मैंने दिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को आपने लगाना है। जो इस वक्त बात यह है कि फास्टेस्ट वो होगा जो सबसे कम मैस रखेगा, और स्लोएस्ट वो होगा जिसका मैस ज़्यादा होगा। अगर आपको मैस की समझ नहीं आ रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो, मैस निकालो, हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, तो ये मिलाकर कितना हो गया 34, और सल्फर का अकेले का 32, और ऑक्सीजन का एक का 16, 2 का 32, तो टोटल मिला के हो गया 64। तो ये वाला मैस कम है और ये वाला मैस ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा मैस है वो गैस जो होगी वो सुस्त चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैटर है दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। ठीक है, लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर देन द हैवियर गैसेस, ये तरह का एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ होगा। अगर आप अमोनिया का फार्मूला आता है NH3, इसका मैस निकालो, नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, टोटल मिलाकर होगा 17। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल मिलाकर हो गया 36.5। तो 36 भारी है और 17 का है, इसलिए अमोनिया गैस तेज और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस स्लो मूव करेगी, स्लो, और ये आ गया फास्ट, या कह लें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, फास्ट है अमोनिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा आप देख लीजिएगा, वन टाइम आप देख के देखो आपको आता है या नहीं आता, समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा कि भाई क्या आपको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको सारे जो एक्सरसाइज है
और जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको समझाए इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स आपको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से लेने हैं आखिर में, ठीक है। मतलब वो आपके लिए अभी फ्री हैं, तो आप उनसे जाके इस्तेफादा हासिल कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको ख़त्म करके ये लास्ट में समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने नोट्स देखने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं। विच गैस विल डिफ्यूज़ एट अ फास्टर रेट, ठीक है। ये सारे MCQs हैं, इंशाल्लाह आप खुद ही कर लोगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आपने वन टाइम पढ़ा हुआ है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अब ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंटरनल जितने थे वो मैंने करवा दिए हैं और एक्सटर्नल ये वाले हैं, बस मिला के आपका सारा चैप्टर यहीं कहीं तैयार होता है। देखते हैं फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, तो मैंने वहाँ बताया था इसी तरह का मिलता जुलता सवाल कि भाई वो कुछ सिस्टम के अंदर से एनर्जी आती है और कुछ बाहर से आती है, ठीक है। बाहर का मतलब सराउंडिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद इस कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, भाई जाहिर सी बात है ये वेपर्स हैं, इन वेपर्स ने क्या बन जाना है, इन वेपर्स ने लिक्विड बनना है। तो कब बनते हैं, ठंडे होकर। इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी निकालते हैं, तो ये लेते नहीं हैं बल्कि निकालते हैं, इसलिए नो, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है वाई डू नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको सिखाया था शुरू में आज के लेक्चर में। यूज टू रिपेल इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो डिसअपेयर हो जाता है क्योंकि नैफ्थलीन बॉल सॉलिड होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं बेटा, गैस में चेंज हो जाते हैं और इस तरह गायब हो जाते हैं, यानी वो सब्लिमेशन से गुजरते हैं। और वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज, जब जब एक सॉलिड लिक्विड बनने लगता है तो टेम्परेचर है, सपोज कीजिए पानी है ये, तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त 0 रहेगा जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए, ठीक है। उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है। तो यही वो कहता है वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस बन रहा हो। जैसे पानी है, वो 100 डिग्री पे बॉयल करना शुरू करेगा, लेकिन टेम्परेचर उस वक्त तक सो ही रहेगा जब तक क्या ना हो, सारा का सारा लिक्विड गैस में चेंज ना हो जाए। तो ये वाली बात आपको पहले समझा दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा कोई नज़र ना आया तो आप देख लीजिए, ओके। अब देखो आगे, नेक्स्ट बात क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस, कहता है जैसे गैस के मॉलिक्यूल को करीब कर सकते हैं, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल को भी करीब करके कंप्रेस कर सकते हैं। तो लिक्विड ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते, नो, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। ये नहीं कह रहे बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते, लेकिन इतने कम कंप्रेस होते हैं कि गैस के मुकाबले में ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा जी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले ही करीब करीब हैं। कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉइल्स एंड इन एन एक्सपेरिमेंट, कहते हैं आपको पता है कि पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है और हमें पता है कि उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर को 760 mmHg या टॉर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं लिखता हूँ mmHg। अब वो कहता है कि क्या, हाँ कैसा क्या सकता है, यस, हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल प्रेशर के चेंज करने से जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो लिखना है यस बॉइलिंग पॉइंट। आपने आसान सवाल है, आपके लिए सवाल भी आसान है, जवाब भी आसान दिया आपको, लेकिन आपको मालूमात पूरी दे दी है कैसा कैसे करना है। आगे लिखता है इन विच सीजन डू वेट क्लोथ ड्राई गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, कहते हैं वो कौन सा मौसम है जिसमें गीले कपड़े खुश्क होते हैं थोड़े लंबे वक्त के बाद। याद हो, अब समझ में आएगी होगी बात, गर्मियों में या सर्दियों में। वेट क्लोज ड्राई मोर स्लोली इन द विंटर, सर्दियों में यकीनन, या फिर रेनी सीजन हो तो उस दौरान कपड़े बहुत कम खुश्क होते हैं क्योंकि नमी पहले से माहौल में होती है, या कह लो वेपर्स पहले ही हवा में होते हैं, मज़ीद वेपर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कपड़ों से बुखारात या वेपर नहीं बनकर बाहर निकलते, देर लग जाती है। नंबर नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, अगर सॉलिड को गर्म किया जाए, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल के साथ क्या होगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, यही बात लिखी है। और वो अपनी एक ही जगह के ऊपर, जैसे कि हमने ऐसे पढ़ा कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं, अब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और पार्टिकल जब ज़्यादा मूव करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो फिर वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से दूर हो जाएंगे और इस तरह सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो डिफ्यूज लाइक द गैसेस, कहता है सॉलिड और लिक्विड भी क्या डिफ्यूज़ होते हैं गैस की तरह, जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो सवाल इतना सा है कि देखो, अगर हमारे पास ये एक कमरा है, हम ये ऐसे मान के चलते हैं, कमरे के एक जगह पे बहुत सारी क्या आ गई है, गैस आ गई है। तो कुछ देर के बाद वो जो गैस है, मैं इस गैस का कलर चलो चेंज कर लेता हूँ, समझ लीजिए ये एक गैस है ब्लू कलर की। कुछ देर के बाद ये सारे कमरे में यकसां फैल जाएगी। कहता है अगर हम
अब तो हमने एक गैस रखी है, कहता है अगर गैस की बजाय वहाँ पर क्या हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो वो भी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे लिखता है यस, सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो डिफ्यूज, स्लो डिफ्यूजन करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, बट मच मोर स्लोली देन द गैसेस बिकॉज देयर पार्टिकल मूव लेस फ्रीली। मैंने आपको लिक्विड की डिफ्यूजन दिखाई थी, तो वो भी हो रही थी, लेकिन हाँ वो गैस की निस्बत बहुत ही सुस्त होती है। और सबसे सुस्त जो डिफ्यूजन होती है वो सब सॉलिड की नहीं होती, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा डिफ्यूजन होते नजर आते हैं, जिनके साथ सब्लिमेशन का अमल हो रहा हो, जैसे कि हमने नेफ्थलीन बॉल के बारे में देखा। तो नेफ्थलीन बॉल कई कई साल तक एक ही बॉक्स में पड़ी रहती हैं, ख़त्म नहीं होती मुकम्मल तौर पर, इसका मतलब है उनकी डिफ्यूजन स्लो है। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास हो गया एक और क्वेश्चन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14.10 पर। वाई इज ड्यू फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स? सुबह सुबह अगर हम देखते हैं तो ड्यू जो है, शबनम है, वो बन जाती है, सुबह सुबह बन जाती है, ठीक है, अर्ली आवर्स में। तो उसकी रीज़न क्या है? तो लिखता है ड्यू इज फॉर्म ड्यूरिंग वाटर। ये क्यों बनती है? सर्दियों में अपना देखें, सर्दियों में आपको ज़्यादा दिखती है, गर्मियों में भी होती है ये। तो ड्यू इज फॉर्म बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर cool down and condense into the tiny droplet, छोटे कतरे on the surface during the early morning। तो आप सर्दियों में स्पेशली ज़्यादा नज़र आती है आपको, गर्मियों में कम नज़र आती है, या गर्मियों में ऐसा होता है कि जल्दी धूप पड़ जाती है तो वो उड़ जाती है, तो आपको अभी आप उठे नहीं होते तो पहले ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियाँ हों या ठंड हो थोड़ी सी, जैसे कि मॉर्निंग में होती है, तो वाटर जो वेपर हैं या ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे कतरे हैं, वो जल्दी कंडेंस हो जाते हैं, मतलब वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड बना देते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप एसी को देख लो, जब आपके घर में एयर कंडीशन होते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर, उससे पानी कैसे निकलता है, वो वाटर क्यों देते हैं? आप तो उसमें पानी नहीं डालते हैं, तो वो हवा जब बार बार गुजरती है एसी में से, जैसे कि ये आपके पास एसी है, इस एसी के ऊपर की बात कर रहे हैं इस दफ़ा हम, तो एसी के ऊपर से हवा दाखिल होती है और यहाँ से फ्लैप से आपको आती नज़र आती है, दरमियान में कूलिंग प्रोसेस होता है। तो होता ये है कि जब हवा बार बार कूल डाउन होती है तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाती है और फिर उसको एक पाइप के ज़रिए से अलग निकाल लिया जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है, इनको लाजमी करना है क्योंकि पिछले साल इसमें से कुछ सवाल आए थे, कम आए थे पर आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी से आपके दिए हुए हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? बेटा इनको डिफाइन कर दो अगर आपको डेफिनेशन आती है दोनों की, और थोड़ा थोड़ा सा ये लिख दो, इतना मुश्किल नहीं है, बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा कोई मसला नहीं रहेगा। नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ये भी आपके पास क्वेश्चन है, बुक में ही दिया हुआ है, अगर आपको वहाँ से नज़र नहीं आता तो यहाँ से याद कर लो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन नॉट नीडेड द वाई डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन नॉट नीडेड द इनपुट ऑफ एनर्जी? मतलब इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इस तरह सिस्टम के अंदर ही इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि वो वेपर बना सकते हैं या लिक्विड वेपोरेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर फेस चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ? उम्मीद है कि याद कर लिया होगा आपने। इस तरह का एक कर्व था, कहते हैं जब हम ऊपर जा रहे थे तो वो हीटिंग कर्व था क्योंकि हम एनर्जी बढ़ाते चले जा रहे थे। तो वो कहता है जब हम वापस आते हैं तो सेम रूट फॉलो होता है, यानी अगर हम मिसाल ये लेते हैं कि ठंडा करते आते हैं तो भी सेम टू सेम कर्व चलता है। तो ये सवाल है, ठीक है, ऐसा क्यों है? तो वो जवाब वो दे रहा है आपको, कहता ये है कि the heating and cooling curves follow the same path because the amount of heat absorbed during the melting is equal to the heat released during the freezing। मतलब जो melting और freezing है वो same temperature पर होती हैं। Similarly, the heat absorbed during the boiling is equal to the heat released during the condensation। तो अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ कि ये जो पॉइंट था, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर सेम थे, लेकिन एक इसके अंदर क्या है, मेल्टिंग है, और एक क्या है बेटा जी, वो फ्रीजिंग है। इसी तरह से ये आपके पास दो पॉइंट थे, इन एक पॉइंट के अंदर ये जो पॉइंट है ये बॉइलिंग है, तो ये पॉइंट कंडेंसेशन का है। तो सेम टेम्परेचर पर ये हो रहा होता है, दैट्स द रीज़न सेम कर्व इज ऑब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन इट? अगर आप एक सिक्का, कॉइन बर्फ़ के ऊपर रख दो तो कुछ देर के बाद वो कॉइन बर्फ़ के अंदर चला जाएगा, यानी वहाँ से बर्फ़ पिघलती जाती है और कॉइन अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसकी रीज़न कुछ यूँ समझ लीजिए
व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द आइस, जब आपने वो जोर लगाया आइस पर या सिक्का रख दिया तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए उस टेम्परेचर पे अब मेल्ट नहीं होगा, बल्कि वो वहाँ पर मतलब नुक्ता आप ही समझ लो कि एज अ रिजल्ट सम आइस मेल्ट इनटू द वाटर, यानी कि उस वक्त पानी पिघल जाएगा, या कह लें बर्फ़ पानी की शक्ल में पिघल जाएगा इवन एट टेम्परेचर नियर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये आपके पास बर्फ़ है और मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाया है कि अगर आप घर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक पेन, एक सिक्का जो है या कोई भारी सी चीज़ इसके ऊपर लोहे की रख दीजिएगा, तो जब आप देखेंगे तो कुछ देर के बाद वो नीचे जा चुका होगा। ठीक है, अब नीचे क्यों जा चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगाया है, प्रेशर पुट किया हुआ है। तो प्रेशर करने देने से बर्फ़ ने 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना था, लेकिन वो इससे समझ लें लोअर टेम्परेचर या डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड बन जाएगी। इस तरीके से ये जो कॉइन है वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, इसमें और भी लिखा जा सकता है, बट मैंने कोशिश की है कि आप क्लास के एतबार से थोड़ा सा लिख दिया जाए, ये भी काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू फेस चेंजेस अकर्स, भाई लिक्विड सॉलिड में या सॉलिड गैस में चेंज क्यों होता है? तो इसकी रीज़न अब बड़ी आसान सी है, फेस चेंजेस अकर बिकॉज मैटर गेन्स और लॉस हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे और सॉलिड लिक्विड में और इस तरह से लिक्विड मजीद गैस में चेंज हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कॉजिंग मैटर टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और इस तरह एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये बेटा मैंने बड़े तफसील के साथ आपको बता दिए हैं और जो इन सब का लिंक है इसकी प्लेलिस्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंशाल्लाह वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। किसी किस्म की बात समझ नहीं भी आई है तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये नोट्स कैसे हासिल करने हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में आ जाएं, वहाँ लिखें umairkhanacademy.com, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद चाहे आपके पास कोई भी ब्राउज़र हो, वहाँ पर आप लिख लीजिए, क्रोम पे लिख लीजिए, आपके पास ऐसी साइट खुल जाएगी। अब आप चाहें तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ लिखा है क्लास 10 केमिस्ट्री, यहाँ पर क्लिक कर लें, और अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करते तो मेन्यू में चले जाएँ, वहाँ केमिस्ट्री में जाएँ और यहाँ पर क्लास 10 केमिस्ट्री में चले जाएँ। जैसे इसको ओपन करेंगे आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें आपके सारे चैप्टर्स की लिस्ट होगी, और फिर उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 14 आपका पहला चैप्टर है और यहाँ पर आपसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन होगा दैट इज़ द पेज यू आर वॉचिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ या इम्पोर्टेंस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ये क्वेश्चन 1 से शुरू होगा और जो जो हमने पढ़ा है ये सारा कुछ तकरीबन 17 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ऑल क्विक चेक स्टार्ट हो जाएंगे और सारे क्विक चेक्स भी आपको मिल जाएंगे। क्विक चेक्स के बाद एक्सरसाइज आ जाएगी, एक्सरसाइज सारी की सारी सॉल्व हुई भी है जिसमें पहले एमसीक्यूज़ हैं फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसा आ जाए तो अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, अदरवाइज जस्ट क्लोज इट। और फिर उसके बाद ये सारा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है तो ये आप कर लेंगे, इसी तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तक भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट लिंक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। ये सारे वो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जो आपको गाए बगाए इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है बेटा जी, अब आपको समझ में आ गई है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नए लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।